न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपने नाजरीन तक राजस्थान और तेलंगाना की पोलिंग की कवरेज पहुंचा रहा है और लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हालांकि राजस्थान के सीकर से कुछ झड़प की खबर आई और इसके अलावा तेलंगाना से भी कुछ हल्की फुल्की झड़प की खबरें हैं। इसके अलावा अगर कुल इंतखाबात की हम आज की पोलिंग की बात करें तो पुरअमन माहौल में पोलिंग चल रही है। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ ईवीएम से खराब होने की भी शिकायतें मौसूल हुई थीं, जिसे बाद में एक तरह से सुधार लिया गया है। और सीधे सीकर का रुख करेंगे, राजस्थान के सीकर, जहां पर हमारे नुमाइंदे अशोक शर्मा मौजूद है। यहां कुछ झड़प की भी खबर मिल रही है। अशोक शर्मा, सबसे पहले बताएं कि सीकर में क्या कुछ हालात हैं, किस वजह से झड़प हुई है वहां? देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि आज जो चुनाव हो रहे हैं सीकर में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ यहाँ हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसने पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। उसी के चलते जब ये मतदान हो रहा था, नगर परिषद के पास का जो इलाका था, इसमें कांग्रेस प्रत्याशी जो पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र पारिक, उनके समर्थक और साथ ही जो हनुमान बेनीवाल हैं उनके प्रत्याशी जो है वाहिद चौहान, उनके समर्थक ये आपस में भिड़ गए और आपस में जब इनमें झगड़ा हुआ तो दो लोगों के भी अच्छी खासी चोट आ गई। हालांकि जैसे ये झगड़ा शुरू हुआ, आसपास भारी संख्या में पुलिस बल जो तैनात था, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए झगड़ रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि जो इस झगड़े में जो दो लोग घायल हुए थे उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में जहां पर उनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस और प्रशासन ने जो तत्परता से कार्रवाई की, उसकी वजह से जो है मतदान बाधित नहीं हुआ। हालांकि पूरे मामले के चलते कुछ देर तक वहां जो आसपास का इलाका है उसमें जरूर अफरा तफरी मच गई थी। बिल्कुल, लेकिन अशोक शर्मा, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि आज पोलिंग हो रही है और पोलिंग के दिन इस तरह से झड़प हो जाना, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो बूथ हैं वो काफी संख्या में संवेदनशील भी हैं और साथ ही साथ जो मुकाबला है सीकर में, उस मुकाबले में कहीं ना कहीं आपस में तल्खी को और बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से तल्खी बढ़ी है, उसको लेकर जो संवेदनशील बूथ हैं उस पर पुलिस और प्रशासन की निगाह पहले से थी और ये जो इलाका है, ये जो बूथ है, मतदान का बूथ है, ये संवेदनशील की श्रेणी में था, तो इसमें पुलिस की भारी संख्या में जाब्ता पहले से ही मौजूद था और इस घटना के बाद जो है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था जो है और भी चाक चौबंद कर दी गई है। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब मतदान जो है, पोलिंग जो है, अब सही ढंग से एक तरह से चल रही है सीकर में। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो दो उम्मीदवारों की जो हामी हैं वो आपस में भिड़ गए थे। हालांकि फौरन सिक्योरिटी और इंतजामिया ने उस पर काबू पा लिया और एक बार फिर से पोलिंग की जो रफ्तार है वो पटरी पर लौट आई है और सीकर में ठीक तरीके से पोलिंग इस वक्त चल रही है। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी झड़पें, वारदात हो जाती है। हालांकि उसका वक्ती तौर पर कुछ पोलिंग पर असर पड़ता है, लेकिन जैसा कि हमारे नुमाइंदे अशोक बता रहे थे कि अब पोलिंग सही ढंग से चल रही है और हालात एक तरह से पटरी पर लौट आए हैं। कुछ मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथी विशाल आजम इन मेहमानों से बात कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि उसी बात को आगे बढ़ाया जाए। आशीष मिश्रा जी लगातार हमारे साथ सुबह से आज जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर हैं। उनके अलावा कुछ और मेहमान हैं, उनका भी तारुफ कराएंगे। आशीष मिश्रा जी, क्या वाकई में लगता है कि इस बार के चुनाव भी, क्योंकि 2013 कि अगर हम बात करें तो राजस्थान का चुनाव कहा जा रहा था कि भाई मोदी लहर पर लड़े गए थे, क्या वाकई में इस बार के चुनाव भी बीजेपी राजस्थान में मोदी लहर पर ही लड़ रही है? 2013 में मोदी लहर शुरू नहीं हुआ था सर, 2014 में मोदी लहर आया था। इस बार शुरुआत हो गई थी, 2013 में शुरुआत हो गई थी, ठीक है, लेकिन सरकार 2014 में बनी थी। इस बार स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और केंद्र के विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी हमारे बंधु जोशी जी जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, वो कुछ कह रहे थे। उनका कहना था कि जो बनियान गंदे होते हैं, क्या, मुझे उसके बारे में तो वो जाना नहीं है, लेकिन ये कह रहे थे कि हमारे को भी मौका मिलना चाहिए। तो पहली बात तो अपना नामकरण ये चेंज कर ले, आम आदमी पार्टी से पहले तो खास पार्टी रख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी अब वो रहे नहीं, क्योंकि जब स्टार्ट हुए थे तो वैगनार से नीचे नहीं, वैगनार पे चढ़ते थे और उसके बाद कह रहे ना तो पुलिस लूंगा, ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। उसको चलिए वो भी पीछे रह गया। उसके बाद वो वादे के झड़ी लगा दिए। जब वो सरकार उनकी बनी सेकेंड टाइम, तो वादे कैसे झड़ी लगाए कि 15 लाख कैमरा लगेगा, बसें सारी चेंज होगी, सड़कें सारी बदली जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना तो कहीं कुछ देखा। उसके बाद चले गए
मोदी जी के अगेंस्ट में 2014 में पीएम बनने की ख्वाब देख लिया, उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ लिए, चलिए वहां से भी वापस आए, जमानत जब्त हो गई, वहां से वापस आए। उसके बाद पंजाब में चले गए, वहां जाके चुनाव लड़े, वहां भी अपने फंड्स जुटाए, वहां जाके खर्चे किए फंड्स सारे, उसके बाद वापस आए। अब ये कह रहे हैं कि मैं राजस्थान में सरकार बनाने के दावे पेश कर रहा हूं, क्योंकि दो बनियान जो है एक बदलते हैं एक टांग देते हैं। अब इनकी बनियान तो बड़ी व्हाइट है, अब व्हाइट बनियान से ये कैसे सरकार बनाते, राजस्थान में भी सरकार बनाने की दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। जब खास आदमी बन गए हैं तो सरकार बनाने की दावा कैसे कर रहे हैं आप? जमीन पे तो आप जुड़े नहीं, ना तो कोई रैली किए, ना तो कोई पहुंचे वहां पे, ना तो आपके पास कोई नेता है, आपके पास दिल्ली में काम करने का तो फुर्सत है नहीं कि कोई काम आप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करेंगे और आपके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप सरकार हर जगह बनाने की चाहत रखते हैं, लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है, न बनना है न बनेगा कभी। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हम कांग्रेस से लेंगे। हमारे साथ अरुण सावंत है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। लखनऊ एयरपोर्ट पर राजस्थान के 125 वोटर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से आना था जयपुर। लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं पहुंची। एयर इंडिया इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब इसका नहीं दिया जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर राजस्थान के 125 वोटर्स फंसे पड़े हुए हैं। सुबह 8 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से इन्हें जयपुर आना था, इन 125 वोटर्स को, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं पहुंची है। अब एयर इंडिया इंतजामिया की तरफ से इस डिले का, इस ताखीर का कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों में एक बेचैनी है, क्योंकि ये मुसाफिर जयपुर पहुंचकर अपना वोट डालना चाहते थे, जमहूरियत के जश्न में शामिल होना चाहते थे। और मुंबई से कांग्रेस लीडर अरुण सावंत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सावंत साहब, अभी आपने सुना आशीष मिश्रा जी बता रहे थे कि भाई कांग्रेस के पास तो कोई उनका एक कोई लाइन उनकी नहीं है, कोई एक ट्रैक है नहीं, सिर्फ हर जगह हुकूमत बनाने के दावे करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ट्रैक इस तरह का है नहीं जिसके बलबूते कांग्रेस हुकूमत बनाए। मेरा जवाब आम आदमी पार्टी का था सर जी। आपके बारे में कहा जी। अच्छा जी, समय देंगे तो नहीं, मेरा जवाब आम आदमी पार्टी से था पहले से। अच्छा, ठीक है। अरुण सावंत जी, नहीं, आम आदमी पार्टी के पास भी मैं आऊंगा। अरुण सावंत जी, किस तरह से आप राजस्थान के या तेलंगाना के चुनाव को देखते हैं? क्योंकि अगर राजस्थान के चुनाव को हम देखें तो बराबर का मुकाबला, मतलब आमना सामना जो है कांग्रेस और बीजेपी का है, और तेलंगाना की बात करें तो यहां पर तस्वीर बहुत बदली हुई है। कांग्रेस किस तरह से इन दोनों स्टेट में अपने आप को देख रही है? देखिए, पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निष्फल हुई है अपना कामकाज करने में, और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी नीति बताई है कि किस प्रकार से हम काम करते थे और आगे करेंगे। तो 5 राज्यों का अगर आप देखा जाए तो विधानसभा की कुल 685 सीटें आती इसमें, और लोकसभा की 83 सीटें आती, जिससे आगे का जो लोकसभा का जो इलेक्शन है उसका जो आगे जो रिजल्ट निकलने वाला, यहाँ पर पूरा का पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। और राजस्थान में लोग ही बता रहे आज कि यहाँ पे कांग्रेस को हम लोग पूरा समर्थन दे रहे, और 100% सीटें यहाँ से कांग्रेस की जीत कर आएगी। और आने वाले कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, 11 इस महीने के 11 दिसंबर को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपको और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम होगा कि जो बड़ी बातें आज वो कह रहे हैं इस टीवी के द्वारा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी ने ये वादे किए, जो वादे 2014 में किए थे वो पूरे नहीं कर सके, और अभी 2018 में जो वादे इन्होंने किए वो कैसे पूरे कर पाएंगे? पूरा का पूरा झूठ के ऊपर इनकी सरकार बनी हुई है, और बस बड़े बड़े एडवर्टाइज देने के और झूठी बातें करने के, इसके अलावा इस सरकार ने कुछ किया नहीं और ना कुछ कर सकते ये। इसलिए हमें पूरा विश्वास है अब की बार राजस्थान में सत्ता पलट होगा और कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी। ठीक है अरुण जोशी जी, अब आपसे जवाब ले लेता हूं। जो बात आशीष मिश्रा जी ने कही थी, क्योंकि मैं उस वक्त एक ब्रेकिंग आ गई थी, मेरा जहन उधर नहीं था, तो अरुण जोशी जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आशीष मिश्रा जी ने कहा कि भाई कोई भारतीय जुमला पार्टी, मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं,
वो ऐतिहासिक बातों को लेकर के बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो हमारे मित्र हैं वो 3 या 4 सालों से दिल्ली नहीं आए, वो ये समझ रहे हैं कि नोएडा भी शायद दिल्ली का हिस्सा है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा 30 साल से दिल्ली में हूं कि सर। दिल्ली नहीं है नोएडा। और अगर दिल्ली में 1000 से 1200 दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट में आते हैं, मैं उनको लेकर के जाऊंगा। मैं अपना समय निकाल करके उनसे समय लेकर के उनको एक एक स्कूल में ले जाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि 3 साल के अंदर इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो इनके एलजी साहब हैं, इतना काम रोकने के बाद, हमारी सारी फाइलें रोकने के बाद 3 साल के अंदर हमने 8000 क्लासरूम बनाए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप राजस्थान की इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लो, वसुंधरा राजे जी की सरकार को देख लो, अगर इनने 200 क्लासरूम भी नए बनाए हो या एक स्कूल भी नया बनाया हो तो हमारा नाम बदल दीजिएगा आप, हम राजनीति छोड़ देंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस हिसाब से इनके स्वास्थ्य मंत्री जो रोडों पे अलग अलग एक्टिविटी करते हुए देखे जाते हैं, आप इनके गवर्नमेंट का अगर स्वास्थ्य का हालत देखोगे तो बिल्कुल बहुत बुरा हो रखा है। मैं इनको स्वयं उस मोहल्ला क्लिनिक में लेकर के जाऊंगा जहां रोज 500 से 1000 गरीब तबके का आदमी जाता है और फ्री में दवाई लेकर के और फ्री में टेस्ट करवा करके आता है। ये हमारा दावा है, ये हमने काम करा, ये आम आदमी पार्टी का काम है और हमारा काम बोलता है और वही विकास होता है। सतीश कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे कि आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है, क्योंकि 1993 से हम देखते आ रहे हैं, खासतौर से राजस्थान की अगर हम बात करें, तेलंगाना तो बिल्कुल नई रियासत है और दूसरी बार यहां चुनाव हो रहे हैं तेलंगाना बनने के बाद। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हर 5 साल के बाद जनता एक तरह से सत्ता से हटा देती है जो भी पार्टी होती है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो रिवायत को बदल रहे हैं, हिस्ट्री बदल रही राजस्थान की। आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है और इस बार जो सियासी मिजाज है उसे देखकर आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है राजस्थान में? जी 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 उससे आने के पहले एक छोटा सा प्रतिक्रिया कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हुआ, तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ये दिखाई देता है भाई साहब कि पिछले कुछ सालों से जो भी पार्टी क्षेत्रीय दल है उसका इंक्रोचमेंट दूसरे स्टेट में नहीं हो पाता है। बीएसपी को देख लें, बीएसपी बिहार में चुनाव लड़ती है, तेलंगाना में भी चुनाव लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश, फिर भी परसेंटेज ऑफ वोट 1-2% से आगे नहीं बढ़ता है। आम आदमी पार्टी तो भी नई पार्टी है, उसकी हैसियत बहुत ही कमजोर है। पंजाब में वो बुरी तरह से विफल रही है। अगर दुर्भाग्य से अगर पंजाब में किसी कारण से हो पाता तो खालिस्तान जिंदा हो जाता। तो ये देश के लिए भी श्रेयस्कर है कि वो जितना छोटा रहे उतना ही अच्छा है। जहां तक मैं ये बात राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो 1993 से लेकर अभी तक ये इनकम्बेंट सरकारें बदलती रही हैं, ये एक ट्रेंड है। लेकिन हम देखें 1998 में बीजेपी के साथ ऐसा हुआ कि बीजेपी केंद्र में आई, स्टेट में हार गई। फिर 2004 में आप देखें कि यही चीज कांग्रेस के साथ हुआ कि वो स्टेट में हारी लेकिन केंद्र में आ गई। तो पैटर्न बदल सकता है। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंडिया में कोई भी थियरी अगर स्थापित कर दें और ये कहें कि वो टूटेगा नहीं तो गलत होगा। ये थियरी टूट सकता है, लेकिन सारे आंकड़े, प्री पोल प्रेडिक्शंस और बाकी ओपिनियन पोल इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, इस बात का बयान कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से भारी है। जो कास्ट कॉम्बिनेशंस है, जो जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सामने आया, विशेषकर मुख्यमंत्री के व्यक्ति विरोध के रूप में, मतलब उनकी छवि के रूप में जो चीजें मीडिया में लाई गई, वो उसके कारण से ये एक समीकरण ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहां पर बीजेपी की स्थिति बनिस्पत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से काफी कमजोर है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 1 महीने के भीतर बीजेपी ने काफी मेकअप किया है और कांटे की टक्कर देने की बात हो रही है और वो सच्चाई भी है। तो चीजें बदल सकती हैं, लेकिन इन तमाम मुखालफतों के बीच ये कहना वाजिब होगा कि एससी और एसटी फैक्टर, जो लोग जाट और राजपूत की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा डिसाइसिव शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, बिल्कुल, यानी एससी एक्ट वाला जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा राजस्थान में। और इस वक्त ज्वाला गुट्टा को सुन लेते हैं। चर्चा नहीं हुई है जी, वो was there. Checked my name on online 2-3 weeks ago,
and my name was there. So accordingly, I went today. Me and my mother's name was there. Were there. My dad's and my sister's name were missing, but I thought जब है मेरा नाम, I should go, and I went. देखा तो my name also was missing, and I checked with everybody inside. There were few volunteers who had the list, and outside there were few agents. No, that it should be made easier for the citizens to vote, to find their names. अमूमन पर्दे में रहने वाली मुस्लिम महिलाएं वोटिंग से पहले कतराया करती थी, लेकिन इस बार अच्छी बेदारी इनके अंदर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लंबी कतारें मुस्लिम महिलाओं की जो मतदान केंद्र है वहां पर लग रही हैं। यहाँ पर सुबह से ही काफी तादाद में आ रही हैं। आज घर गृहस्थी का काम छोड़ करके और तमाम चीजों को साइड लाइन करके पहली जो उन्होंने प्राथमिकता दी है, पहला जो तवज्जो इन्होंने दी है वो दी है वोटिंग को। आखिर कितना मायने रखता है इनकी जिंदगी में वोटिंग और कितना वोटिंग के पावर को ये समझते हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ आए हैं, क्या तैयारी है? वोटिंग के लिए, डालने के लिए सारे काम छोड़ के आए हैं। कितना अहम होता है मतदान करना? बहुत ज्यादा। पहले जो झिझक हुआ करती थी, कम औरतें पहुंचा करती थी, अब तब्दीली आई है? वो झिझक नहीं है, अच्छा लगता है वोट डालना। क्या नाम है आपका? वोट बढ़ेगा, फरजाना। एक वोट बढ़ेगा तो पता नहीं कितनी जनी ऑफिस जीतने जाएंगे। अगर एक वोट नहीं डालेगा तो पता नहीं हार भी सकते हैं। एक वोट हार जीत का फैसला कर सकता है। आप कब से आए? मैं तो हटवाड़ा से आई हूँ, सागर नदी के आई हूँ वोट देने। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक वोट से हार जीत होती है। बिल्कुल, एक वोट से हार जीत हो सकती है। इस चीज की अहमियत को समझ रहे हैं। राजस्थान में एक एग्जाम्पल था सीपी जोशी का, उस चीज को देखने के बाद में आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं औरतों की। आपका नाम क्या है? वैसा। आपको कैसा लगता है वोटिंग के बारे में? आप क्या जानते हैं, क्यों इस बार ज्यादा तादाद में पहुंचे? नहीं, आप बताइए कितनी बार दे चुके हैं? मैं हमेशा देती आई हूँ, जब सलासा में। जी बिल्कुल। आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। टाइम निकाल के आना पड़ा, सभी औरतों को आना चाहिए वोटिंग, बहुत जरूरी है। अपना बुनियादी हक है, अगर देखा जाए एक अधिकार है देश के अंदर, संविधान के अंदर बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है जी बिल्कुल। बोलने में भी चाहे उतनी मंजी भी नहीं हो ये महिलाएं, थोड़ा कतरा रही हूँ कैमरे के सामने, लेकिन एक अच्छी बात है। काफी तादाद में मुस्लिम महिलाएं आई हैं। बुरकों की लंबी कतारें यहाँ इस बार वोटिंग में देखने को मिल रही है और काफी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं, नौजवान पीढ़ी है, वो उनके इस बुनियादी हक के लिए बेदार हुए हैं और इन्हें यहाँ पर वोटिंग के लिए जो यहाँ पर सेंटर्स हैं वहाँ लेकर के पहुँच रहे हैं। उम्मीद है जो महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है इस बार वो बड़ा हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। तो मुस्लिम खवातीन जो वोटर हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश देखा जा रहा है। इससे पहले ज्वाला गुट्टा जो इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने काफ़ी वो नाराज़ दिखी क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, उनके फादर और उनकी सिस्टर का नाम भी नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो दिखी। और सीधे राजस्थान के झुंझुनू का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ भट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज़, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे झुंझुनू की क्या कुछ तस्वीर है और क्या कुछ ईवीएम के खराब होने की भी शिकायत झुंझुनू से मिल रही है? जी अबू, झुंझुनू में करीब 7 से 8 जगह पर सुबह सुबह ईवीएम मशीनें खराब हो गई। उनकी वजह से 2 जगह तो ऐसा रहा कि कम से कम 2 घंटे लेट, 2 घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ। और वही झुंझुनू में खास बात यह है कि 2 जगह पिलानी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 2 जगह अभी तक एक भी मत नहीं पड़ा है, एक भी मतदान मत नहीं हुआ है, एक भी वोट नहीं पड़ा है। इसका कारण है कि जो ग्रामीण है उन्होंने उसका पूरे तरह बहिष्कार कर रखा है। करीब वहां पर 2000 वोट है दोनों बूथों पर, अभी तक एक भी वोट वहां कास्ट नहीं हुआ है। तो गांव वालों ने, इम्तियाज, गांव वालों ने बायकॉट क्यों किया है? क्या इनकी मांग है? क्या कुछ कहना है इनका? ग्रामीण करीब 29 दिन से, आज उनका 29वां दिन है, 29 दिन से वो धरने पे बैठे हैं। वहां पर मुर्गी पालन, मुर्गी के जो फार्म है वो बहुत ज्यादा है, उनको हटवाने की वो प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बहिष्कार किया और लगातार जो आला अधिकारी है वो आला अधिकारी वही मौजूद है और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भी मतदान करें, लेकिन वहां अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। 2 बज गए हैं, 2:15 बज गए, एक भी वोट अभी तक कास्ट नहीं हुआ है। जी अबू, बिल्कुल। झुंझुनू का ये कौन सा पोलिंग बूथ है जहां की आप बात कर रहे हैं? जी, ये झुंझुनू का पिलानी विधानसभा क्षेत्र, पिलानी विधानसभा क्षेत्र का कुतुपुरा और धत्रवाला गांव है। बूथ 20 और 23 नंबर बूथ है और दोनों बूथों की यही स्थिति है जहां अभी तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ है। और झुंझुनू में जो अपन वैसे बात करें,
जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये बड़े अफसोस की बात है और लोग अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से बायकॉट कर रहे हैं, इस पर इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए और लोगों की जो मांग है कम से कम उसे पूरा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आपसे फिर अपडेट लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर हैदराबाद के मजाफाती इलाके लिंगमपल्ली में एमआईएम लीडर इमरान मोहिउद्दीन पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला किया। इस हमले में इमरान शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुन पर पुरअमन फजा को खराब करना चाहते हैं। तो हैदराबाद के मजाफाती इलाके लिंगमपल्ली में एमआईएम और कांग्रेस के कारकुनान में झड़प हुई है। एमआईएम लीडर इमरान मोहिउद्दीन पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला किया। इस हमले में इमरान शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुन पुरअमन फजा को खराब करना चाहते हैं। तो तेलंगाना से भी इक्का दुक्का इस तरह की खबरें आई हैं जहां पर झड़पें हुई हैं। और चलिए इस चुनाव पर, आज की पोलिंग पर और बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त टीजेएस के सरबराह सदर कोदंडाराम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोदंडाराम जी, न्यूज 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और इसके अलावा मुंबई से कांग्रेस लीडर भाई जत्ताब साहब भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस लीडर हैं। भाई जत्ताब जी, आपका भी हम बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। कोदंडाराम जी, तेलंगाना के चुनाव को कैसे, आज की पोलिंग को कैसे आप देखते हैं? आज तो थोड़ा हैदराबाद में कमजोर है पोलिंग, लेकिन बाकी जिलों में तो काफी अच्छा पोलिंग हो रहा है। अभी राजस्थान से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो हैदराबाद में ज्यादा पोलिंग हुआ 1 बजे तक, जहां तक हमें मालूम हुआ तो ये लगभग कुछ 45-45% तक पोलिंग हो गया। बिल्कुल कोदंडाराम जी, क्या इस बार किस तरह से इस बार के चुनाव को देखते हैं? क्योंकि 2014 के चुनाव को बात करें तो तेलंगाना के लोगों को पहली बार तेलंगाना स्टेट मिला था और लोगों में बहुत सी भावनाएं थीं और उस वक्त केसीआर को एक मसीहा के तौर पर लोग लेकर आए थे। 2014 से 2018 आते आते कितना बदलाव आप देखते हैं? हाँ। कोदंडाराम जी। बहुत कुछ बदला है इस बीच में। पहला तो है, जिस उम्मीद से केसीआर को जिताकर सरकार में ले आए, कोई उम्मीद पूरा नहीं हुआ। कोई जो हमें ख्वाब देख रहा था तेलंगाना एक तब्दील हो जाएगा, एक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ ये 4 साल में। और पूरा एक परिवार हुकूमत चलाते रहा, कोई एमएलए का या नहीं तो मिनिस्टर्स का, इसमें कोई कुछ फैसला लेने का अधिकार तो नहीं था। तो दूसरी तरफ आवाम को भी चीफ मिनिस्टर से मिलकर अपने सुख दुख सुनाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। हैदराबाद में अगर प्रोटेस्ट करने के लिए धरना चौक भी बंद किए हैं। तो एक तरफ अगर देखेंगे तो सरकार और आवाम के बीच एक सरासर एक गैप आ गया। कोई रिश्ता नहीं था, कोई बातचीत की मौका नहीं था, कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ कोई धरना चौक भी नहीं था। ये था माहौल, और ये माहौल में सरकार भी अपने आप सत्ता को मनमानी चलाने लगे। काफी फायदा हुआ इन 4 साल में कॉन्ट्रैक्टर्स को, बहुत उन लोगों को जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन हुआ जिसके जरिए कॉन्ट्रैक्टर्स को ज्यादा पैसा मिले, तो वो था एक नया रास्ता चुने थे ये सरकार ने। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को ज्यादा पैसा दिलाने के ये पूरी सरकार की जितने भी रकम है वो खत्म हो गया और ऊपर से कर्जा भी लेना पड़ा सरकार को। तो इसके वजह से काफी वेलफेयर स्कीम्स की अमल नहीं हुआ। जो भी तरक्की के लिए काम करना था, जैसे एजुकेशन के ऊपर खर्चा ज्यादा रखना था, लिटरेसी में 35th रैंक है तेलंगाना का, इसको ज्यादा करने का, अच्छा करने का था, उसके लिए पैसा नहीं था। और बहुत कम बिल्कुल बहुत से ऐसे वादे थे जो कोदंडाराम जी कह रहे हैं कि भाई वो पूरे नहीं हुए। बहुत से वादे थे जो तेलंगाना में आवाम के पूरे नहीं हुए। लेकिन कोदंडाराम जी,
क्या आपको लगता है कि पीपुल्स फ्रंट जो आप लोगों ने बनाया है कांग्रेस के साथ, टीडीपी के साथ मिलकर, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? हाँ, जरूर। जब तक लोग तो नाराज है इस सरकार के ऊपर, लेकिन उनके लिए उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव दिख नहीं रहा था। जब तो ये चार पार्टीज बन एक साथ जुड़कर पीपल्स फ्रंट बनाए, एकाएक एक अल्टरनेटिव लोगों के सामने, आवाम के सामने साफ दिखाने लगा, तो लोग एक इसके साथ जुड़कर आगे बढ़ने लगे। तो ये माहौल में आज चुनाव आप देखना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ तो एक परिवार का अपनी एकदम एक ऑटोक्रेटिक यहाँ राज्य जो हो रहा था वो है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ जमहूरियत के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए एक पीपल्स फ्रंट आया है। तो ये दोनों के बीच ये लड़ाई जो होता है अब अभी तेलंगाना में, इस लड़ाई में काफी लोग तो अभी पीपल्स फ्रंट के साथ जुड़कर काम करने के लिए, वोट डालने के लिए तैयार है यहाँ पे। बिल्कुल। भाई जत्ताब जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस से आते हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जो पीपुल्स फ्रंट तेलंगाना में बना है, और इस पीपुल फ्रंट से बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें हैं, जैसा कि कोदंडाराम जी बता रहे हैं, यानी चैलेंज बहुत बड़ा है कांग्रेस के सामने। हाँ अबू साहब, ऐसा है कि ये बात हकीकत है जो कोदंडाराम जी बता रहे हैं। पिछले इलेक्शन कुछ और माहौल में लड़े गए, क्योंकि तेलंगाना का निर्माण हुआ था। लोगों की बहुत आशाएं थी, बहुत लोगों की अपेक्षाएं थी, जो हमारे काउंटर पार्ट बता रहे, कोदंडाराम जी जो बता रहे बिल्कुल सही है। तो ये सरकार, टीआरएस सरकार और उनके सीएम और उनकी सारी जो टीम रही, बुरी तरह नाकामयाब रही पिछले 4-4.5 साल में। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे हमारी बेसिक जो हमारी एमिनिटीज़ है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, बाकी सारा मामला हो, तो इतने सारे मसाइल जो थे आवाम के, उसमें कुछ भी नहीं कर पाई। ये खुद सारे लोग बता रहे हैं, और वो चाहते थे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो पीपुल्स फ्रंट बना है, इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इससे बहुत उम्मीदें हैं, चैलेंज बहुत बड़ा है कांग्रेस के सामने इस पीपुल फ्रंट में। बेशक अबू साहब, ऐसा है कि उम्मीदें तो कांग्रेस से लगेगी, ना कि सिर्फ तेलंगाना में लगेंगी, पूरे देश में लगेगी। जिस प्रकार का माहौल इस देश का हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जिस तरह की वारदातें हम देख रहे हैं और जिस तरह के तरीके अपनाए गए हैं लोगों को ये करने के लिए, चुपचाप बिठाने के लिए, लोगों को दहशत का वातावरण जो बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये पीपल्स फ्रंट बना हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पर हम और भी कमेंट आशीष मिश्रा जी और अर्जुन जोशी और इसके अलावा सतीश कुमार जी हैं, उनसे भी हम लेंगे, लेकिन क्योंकि कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, इससे पहले आपको बता दें कि दोनों रियासतों में पुरअमन तरीके से पोलिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से तेलंगाना में पोलिंग शुरू हुई है। अब 2.5 घंटे तेलंगाना में पोलिंग के बचे और इसी तरह से 2.5 घंटे राजस्थान में भी पोलिंग के बचे। हालांकि राजस्थान में सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी। लोगों में अब जहां पर जुमे की नमाज हो चुकी है, वहां पर मुस्लिम इलाकों में लोग अब मस्जिदों से निकलकर पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा सुबह से ही दोनों रियासतों में वोटर्स में बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। और न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार यही अपील कर रहा है कि भाई राजस्थान या तेलंगाना के अवाम सारे काम छोड़कर सबसे पहले आप वोट कीजिए।